हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज की बात कर लेते हैं। दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और साथ में वोडाफोन और इंडियन गवर्नमेंट का क्या केस है उसको पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। इस वाले आर्टिकल में लेबर पार्टिसिपेशन रेट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ ये आर्टिकल है, जिसमें एक्चुअल फैक्ट्स आपको पता पड़ेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज हो रही है, किस तरीके से लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई है और गवर्नमेंट जो है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करने में। तो ये सारी डिटेल बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे आप समझ पाओगे, तब एक पूरा पर्सपेक्टिव जब क्लियर हो जाएगा तो लेबर फोर्सेस से रिलेटेड या फिर कोई भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे आगे जब आर्टिकल्स अपन डिस्कस करेंगे तो आपको समझने में परेशानियाँ नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। पहला आर्टिकल है, वी नीड अ 5 ईयर और 10 ईयर प्लान टू गेट लेबर पार्टिसिपेशन रेट राइट। क्योंकि अभी लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो लगातार डिक्लाइन करके अभी एबिसिमल लेवल पे आ गई है, दैट इज़ 37.5%, जो कि बहुत ही कम होता है। तो इसको कैसे राइज़ किया जा सकता है और क्या इनकी डेफिनेशन होती है वो अपन इस आर्टिकल में जानने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनको एड्रेस किया गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंडिया में जॉब का स्टेटस क्या है, क्या स्टेट चल रही है इस जॉब को लेकर के, और साथ में जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से क्या इफ़ेक्ट्स आए हैं वो जानने की अपन कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल में ये कहा गया है कि आप देख सकते हो जो ऑफिशियल डेटा है वो, और साथ में CMIE, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक मशीनरी है, उसके द्वारा भी रिसर्च की जाती है हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डेटा के ऊपर। तो ऑफिशियल डेटा और ये जो इंडिपेंडेंट मशीनरी है जिसके द्वारा इंडियन इकोनॉमी में लेबर पार्टिसिपेशन पे रिसर्च की जाती है या फिर वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके डेटा में अब मार्जिनल डिफरेंस ही रह गया है। अगर अभी करंट सिनेरियो को अगर अपन जाने तो उसके लिए हमें दो चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। एक तो हम जानने की कोशिश करें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है और दूसरी लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है। इन दोनों में थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है, बट अपन यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से समझ पाएंगे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी लेबर पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अनएम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन का किस तरीके से सामना कर रही है। तो सबसे पहले अपन जानने की कोशिश करते हैं लेबर पार्टिसिपेशन रेट। देखो, जब किसी भी इकोनॉमी में 15 साल या उससे ज़्यादा के जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, 15 साल या उससे ज़्यादा एज के जितने भी लोग होते हैं जो कि वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं और जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर विल की इच्छा, विल का पॉइंट नहीं है इच्छा है या नहीं है, मतलब वो काम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वो एक्चुअल में विलिंग है या नहीं, कि हम काम करना भी चाहते हैं या नहीं। तो ऐसे लोग जिनका पूरी वर्कफोर्स में से पार्टिसिपेशन होता है एक काम करने में, और दूसरी तरफ उसके अपॉन में अगर लगा दे, जैसे कि अगर एक तरफ तो अपन ऊपर लिख दें कि कितने लोग या कितना पोर्शन वर्किंग फोर्स का जो 15 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो हिस्सा वर्किंग कंडीशन में है, जॉब कर रहा है, अपॉन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, और इसका जो रेशो होगा दैट इज़ नॉन एज अपने लेबर पार्टिसिपेशन रेट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जितनी वर्किंग पॉपुलेशन है 15 साल से ज़्यादा उम्र की, उसमें से कितने लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो जॉब कर रहे हैं, तो उसका जो रेशो होता है वो लेबर पार्टिसिपेशन रेट होता है। अब यहाँ पर कुछ डेटा देखते हैं अपन। ग्लोबल अगर देखें तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट आपको 66% मिलेगी, और इंडिया में अगर हम देखें तो 2016-17 से लेकर के अब 2019-20 तक देखें तो हमारे यहाँ पर लेबर पार्टिसिपेशन रेट अराउंड चल रही है 40% के लगभग, 41%, और जो और भी डिक्लाइन करके आप देखोगे तो धीरे धीरे डिक्लाइन करते हुए 35% तक भी पहुंच गई थी जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया था अप्रैल मंथ में। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर डेटा जो है बिल्कुल क्लियर शो करता है कि वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो तो जहाँ पर मोर देन 60% चलती है, हमारे यहाँ पर इंडिया में वो 40% देखी जा रही है। दूसरी तरफ हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर लेते हैं। ये तो होगी मतलब लेबर पार्टिसिपेशन रेट की। अब दूसरी तरफ अपन दूसरा कंपोनेंट देख लेते हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या होता है
कि जो लोग जॉब करना चाहते हैं और उनको जॉब ना मिले, समझ रहे होंगे, जो वर्किंग फोर्स है, लेबर फोर्स है इंडिया की, उसमें से जो लोग जॉब करना चाहते हैं और उनको जॉब ना मिले, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाती है। कैसे? जैसे कि मान लो आज अगर इंडिया में फॉर एग्जांपल अभी बताया जा रहा है कि पेंडेमिक के टाइम पे जैसे ही लॉकडाउन अप्लाई हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी वो 23.5% तक बढ़ चुकी थी। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरीके से कंसिडर की जाती है कि मान लो 50 जने हैं जो कि वर्किंग फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब 15 से ज़्यादा एज के हैं और वो जॉब करना चाहते हैं या नहीं चाहते वो कंसिडरेशन नहीं है, बस अपन ये देख रहे हैं कि 15 से ज़्यादा उम्र के 50 जने हैं। अब इनमें से केवल 10 जने ही ऐसे हैं जो जॉब करना चाहते हैं और उन 10 में से सिर्फ 5 को ही जॉब मिली, 5 को इच्छा रखते हुए भी जॉब नहीं मिल रही है, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। वो बचे हुए 40 जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि वो इच्छा ही नहीं रखते कि हम जॉब करें। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कोविड-19 के बाद में जैसे ही लॉकडाउन अप्लाई किया गया था तो वो 23.5% तक भी पहुँच गया था। हाँ, अब धीरे धीरे जैसे ही इकोनॉमी को ओपन किया गया है, लॉकडाउन हटना शुरू हो गया है, तब जाकर के अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस से कम हुई है। अब 8.5% के लगभग आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट करंटली चल रही है। तो इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे, कौन सा, एक तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट, एक हो गई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर कितने लोग एक्चुअल में एम्प्लॉयड हैं वो चीज़ क्लियर होती है। तो अल्टीमेटली आप देखते हो लगभग 37.5% लोग ही जॉब कर पा रहे हैं, जो कि 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में 39% थी, और जो कि अपन ने प्रीवियसली देखा 2016-17 के टाइम पे डिक्लाइन कर रही थी, जो 48% से डिक्लाइन होते होते 41% आ गई थी। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि आज हमारे यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, उनकी रेट आप देख सकते हो टोटल वर्कफोर्स का 37.5% ही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट या फिर वर्किंग पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ पर बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो हो गई ओवरऑल डेफिनेशन। अब बात करते हैं अपन वुमेन की, पर्टिकुलर बात की जाए कि लेबर फोर्स में इनका पार्टिसिपेशन क्या है। देखो, एजुकेशन जितना इंक्रीज होती है तो उसके हिसाब से वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होने का स्कोप बना रहता है। बट अगर प्रीवियस कुछ ईयर्स की बात की जाए, जो स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा जो डेटा रिलीज़ किया गया है, तो लेबर फोर्स में जहां पर 75% पार्टिसिपेशन मेन का है तो 25% पार्टिसिपेशन ही है वुमेन का। तो हम देख सकते हैं कितना लोअर पार्टिसिपेशन है। दूसरा आप देखोगे 72% जो मेल होते हैं जो काम करने के लिए कहीं ना कहीं विलिंग होते हैं, तो दूसरी तरफ वुमेन है वो केवल 11% ही काम करने के लिए रेडी हैं। कहने का मतलब जहां मेल पॉपुलेशन वर्किंग कंडीशन में 100 है तो उनमें से 72 जने चाहते हैं कि हाँ मैं जॉब करूं, अर्निंग्स करूं। दूसरी तरफ वुमेन की तरफ आप देखोगे तो 100 में से केवल 11 वुमेन हैं, लेडी हैं, वो ही चाहती हैं कि वो जॉब करें। तो इस तरीके से ये केस ऐसा क्यों बन रहा है ये हमें जानने की ज़रूरत है। देखो, जब हम पर कैपिटा जीडीपी को इंक्रीज करने की बात करते हैं कि टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो वो आ जाएगी पर कैपिटा जीडीपी, एक इंसान के लिए कितना जीडीपी है हमारे यहाँ पे। तो आप देखोगे तो उसके लिए हमारे यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अराउंड 50% पॉपुलेशन इंडिया की तो वुमेन ही है। अगर आप 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड करके रखोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, तो कैसे हम पर कैपिटा जीडीपी को इंक्रीज कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में तो कहीं ना कहीं वुमेन पार्टिसिपेशन आप देख सकते हो कि बढ़ रहा है, बट जो औरतें सिटीज़ में आ गई हैं या फिर जिन औरतों ने एजुकेशन ले ली है, तो वो क्या करती हैं, वो अपने घरों पे ही रहना ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं, ये सोच के कि हम हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छे से करवा पाएंगे। और उससे उनका लॉन्ग टर्म गोल ये रहता है कि अगर हम हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला देंगे तो वो आने वाले टाइम पे हमारे लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज बन जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि वो हायर रिटर्न को ध्यान में रखती हैं बजाय कि खुद को इकोनॉमिकली एक्सप्लोर करना।
तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि वुमेन जो हैं पहले ही कम पार्टिसिपेशन है 25% ओवरऑल अगर लेबर फोर्स में देखें, तो दूसरी तरफ वुमेन जो है वो एजुकेशन के बाद में खुद भी ज़्यादा विल नहीं रखती। 100 में से केवल 11 औरतें ही हैं वो चाहती हैं जॉब करना, लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट करना। तो इस तरीके से ये दोनों सेगमेंट कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि लेबर पार्टिसिपेशन जो है वुमेन का वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है इंडिया में। आज अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, जिसमें कि आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 65% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज में है, 15 साल से ज़्यादा है। तो वो अगर आप 35 साल के एवरेज के अराउंड है तो वहाँ पर आप देखोगे तो एफिशिएंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम आना चाहिए। तो उस केस में हमारे यहाँ पर मेन जो है वो 75% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वुमेन के लिए स्पेस बहुत कम बच जाता है। और उनकी इच्छा शक्ति भी देखो तो केवल 11% ही वो पार्टिसिपेशन करना चाहती हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट इकोनॉमिकली लाना चाहें तो कितना चैलेंजिंग है। अब बात करते हैं कि ट्रेंड क्या करता है। अभी रिसेंटली जो जॉब्स का लॉस हुआ, जो नौकरियां गई हैं उनके हिसाब से देखो, टोटल अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें 2019-20 की तो 403 मिलियन जॉब्स थे। और जैसे ही लॉकडाउन आया तो लगभग 121 मिलियन जॉब्स थी, वो उनका लॉस हुआ अप्रैल में। और उन 121 मिलियन जॉब्स में से अगर आप देखोगे तो फुल्ली सैलरीड जॉब की अगर बात करें तो वो बहुत ही कम था। तो जहां पर अपन बात करें इस जॉब लॉस की, तो केवल अप्रैल में ही 121 मिलियन जॉब्स लॉस हुई थी। तो दूसरी तरफ अगस्त जो अभी प्रीवियस मंथ गया है उसमें 11 मिलियन जॉब्स का लॉस हुआ था। तो इसको भी अगर अपन जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 7 मिलियन जॉब्स तो मैन की गई, तो वहाँ पर 4 मिलियन जॉब्स वुमेन की गई है। तो एक बार थोड़ा सा कंसीडर करना, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि वुमेन का लॉस कम हुआ है। अब दूसरी तरफ आप देखो, जहाँ पर 100 में से 11 औरतें ही काम करना चाह रही थी, वहाँ पर 11 में से 4 औरतों को जॉब से निकाल दिया जाता है। तो जॉब लॉस में भी बहुत ज़्यादा जो मेन जो सिचुएशन ग्रेवली इम्पैक्ट करती है वो वुमेन की अपन देख सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, 100 में से अपन ने देखा कि 11 औरतें ही जॉब करना चाह रही हैं। तो जहाँ पर 11% जॉब लॉस हुआ है तो उसमें से 4 तो औरतें, 11 में से 4 औरतों को फायर किया गया है। तो आप देख सकते हो 40% जॉब लॉस हुआ है वुमेन के लिए अराउंड। और जबकि जॉब लेने की इच्छा कितनी रखती है, 11%। तो आप देख लो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है इस लॉकडाउन ने वुमेन पार्टिसिपेशन को, पर्टिकुलरली लेबर फोर्स की बात की जाए तो। दूसरी तरफ जैसे ही डिमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, तो इन्होंने भी डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत बुरे तरीके से वुमेन को जॉब लॉस का सामना करने के लिए मजबूर किया है। हाँ, ये बात ठीक है कि लॉकडाउन के बाद में रूरल इकोनॉमी रिवाइवल पे है, नरेगा में जॉब्स मिल रही हैं, खरीफ की जो क्रॉप है मानसून अच्छा जा रहा है, अच्छा गया है, जा रहा है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं खरीफ क्रॉप का आउटकम अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वुमेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं उनको कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बट अगर लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन का हम डिवीज़न करें अर्बन और रूरल में, तो आप देखोगे कि 30% तो केवल अर्बन की है और 70% ज़्यादातर जो है रूरल एरिया से जॉब मिलती है वुमेन को। तो आप देख सकते हो औरतें ज़्यादा एग्रीकल्चरल या प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है बजाय कि सेकेंडरी या फिर टर्शियरी सेक्टर जो कि अर्बन एरियाज़ में है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि गाँव की बजाय शहरों में जो औरतें रह रही हैं, जो लेडीज़ रह रही हैं, उनके पास में जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, या फिर वो जॉब अपॉर्चुनिटी उनके पास में है भी तो वो जॉब करना नहीं चाह रही। और आप ताजुब की बात ये देखो कि जॉब लॉस जो हुआ है ना वो मेनली सैलरीड जॉब का हुआ है। फार्मर्स को देख लो या स्मॉल बिजनेसेस में जो लोग काम करते हैं ना, उनके पास तो जॉब फिर से आ गई है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो मेन ड्राइविंग फोर्स निकल के आया है। जब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जो डेटा रिलीज हुआ जिसमें 24% का कॉन्ट्रैक्शन दिखाया गया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर तो कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ है और जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रोथ रजिस्टर की है।
तो अपन देख सकते हैं कि जो लोग स्मॉल बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग फार्मिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पर तो जॉब का रिवाइवल हुआ है, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कहीं ना कहीं जॉब लॉस जो है वो अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि अगस्त में भी अपन ने देखा कि कितना जॉब लॉस अभी भी पिछले मंथ ही हुआ है। अब बात करते हैं, सवाल ये पूछा गया है एक्सपर्ट से कि भाई आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है क्या वो जॉब क्रिएट करेगा? तो यहां पर एक्सपर्ट क्लियरली बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आत्मनिर्भर अभियान में आप क्या बोल रहे हो? वोकल फॉर लोकल। दैट मीन्स आप इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से दूर लेकर के जा रहे हो। अब आप 1990s के टाइम का जो हमने क्राइसिस देखा था, जिसमें बैंक जो बीओपी क्राइसिस आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, जिसमें हमारे यहाँ पर इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी कहीं ना कहीं चल रही थी, जिसमें हम प्राइवेट प्लेयर्स को या इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए हमने हमारा मार्केट नहीं खोल रखा था। तो वो ही सिचुएशन अगर अब बन जाती है तो हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? राइटर ये बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर तो कंट्री तब बन सकता है जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सी छोटी जो इंस्टीट्यूशन है, छोटी जो एमएसएमईज हैं, वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है। उनको जो बेसिक इनपुट रिक्वायर्ड है ना, उनको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए वो हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको यहाँ पर लोकली प्रोक्योर करना पड़ेगा, और लोकली प्रोक्योर करेंगे तो उनको कितनी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट सस्ता नहीं बनेगा, तो एक कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट होगा, जो कि गवर्नमेंट का अल्टीमेट टारगेट है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट ये आ रहा है कि हमें इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ओपन करने की जरूरत है, बजाय कि हम फिर से प्री 1990s के एरा में पहुंचे, जहां पे हमने इनवर्ड लुकिंग एटीट्यूड को अपना रखा था और अल्टीमेटली क्राइसिस का सामना किया। और जैसे ही हमने एलपीजी पॉलिसी अपनाई, उसके बाद में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं वहां पर एक स्टुपेंडियस, मतलब बहुत शानदार ग्रोथ को रजिस्टर किया इंडिया ने। आत्मनिर्भर भारत की अगर अपन बात करें तो इसमें एक चीज़ कही गई है कि एमएसएमईज को लोन दिया जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर राइटर बिल्कुल कंसर्निंग शो कर रहे हैं, और मुद्रा स्कीम जो शुरू की थी ना 2015 में एमएसएमईज को रिवाइवल देने के लिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी स्कीम्स आई थी। इसके अंडर बहुत सारे लोन्स जो हैं वो इजी इंटरेस्ट रेट पे अवेल किए गए थे, और वो अभी बहुत ज़्यादातर जो थे वो एनपीएस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अगर इजी टर्म्स पे लोन अवेल कराओगे आप एमएसएमईज को, तो वो तो खुद ही इजी टर्म्स पे लोन नहीं लेना चाहती, और अगर आप दोगे तो जो एमएसएमईज के ऑनर्स हैं ना, वो तो क्या है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंस अवेल कर लेंगे, क्योंकि इजी इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, क्या घाटा है। बट एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी को एडवर्सली इंपैक्ट करेगा। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ दिखा रहे हैं, एक कंसर्निंग चीज़ है। इस आत्मनिर्भर अभियान का जो मॉडल अभी गवर्नमेंट ने अभी अख्तियार किया है, यूज़ करना शुरू करने की बात की है। फिर बात आती है कि भाई गवर्नमेंट जो है उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है जॉब मार्केट में। तो यहाँ पर एक बिल्कुल शॉक करने वाली बात है, जहाँ पर इंडिया में टोटल 400 मिलियन जॉब्स क्रिएट होती है ना, उनमें से केवल 14 से 15 मिलियन जॉब्स ही गवर्नमेंट देती है। और ज़्यादातर लोग क्या है, इस वजह से जॉब की तरफ लगे रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले। बट पॉइंट ये निकल के आता है, मैं एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ बताऊंगा आपको मैं कि किस तरीके से इकोनॉमी काम करती है। बट अपन पहले आर्टिकल में जो चीज़ें दी हुई है वो देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है केवल 400 में से 15 जनों को जॉब देती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है अपनी तरफ से जो जॉब क्रिएशन होता है उसको। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर इस 14 से 15 मिलियन जॉब क्रिएट करने की अगर बात भी करें, तो इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट तो केवल 3.6 मिलियन जॉब से क्रिएट करती है। तो गवर्नमेंट पे हम कितना रिलाय कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। दूसरा, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है आज की सिचुएशन को देखते हुए। अब देखो, एक छोटी सी सीक्वेंस बताता हूँ मैं आपको। आज अगर गवर्नमेंट कोई जॉब क्रिएट करती है, उसके लिए एक वैकेंसी निकलती है, फॉर एग्जाम्पल 1000 यूपीएससी की वैकेंसीज आती हैं। कितने एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए? लाखों में। अब वो लाखों लोग जो हैं तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज भी ड्रॉ करेंगे, कहीं ना कहीं से वो इन्वेस्ट भी करेंगे, कोचिंग क्लासेस भी लेते हैं, पढ़ते भी हैं, टीचर्स। तो कितने जनों को जॉब मिल गई आप खुद देखो एक बार। तो गवर्नमेंट की एक छोटी सी इंपल्स, केवल 1000 वैकेंसी के बेसिस पे आप देख सकते हो। तो गवर्नमेंट अगर और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगी तो देख सकते हैं अपन कि कितना इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, कितना इकोनॉमी अपने आप साइकिल पे चलेगी।
आई होप आपको समझ में आई होगी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना मैटर करती है जब हम कहीं भी क्राइसिस का सामना करते हैं। सब प्राइम क्राइसिस देख लो, तब भी गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया था 2008 में, या फिर अपन 1920s का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसमें भी जब जो कीन्स ने अपनी जो एक पॉलिसी बताई थी कि गवर्नमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा असर्टिव, जहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक साइकिल चलेगा, एक वर्चुअस साइकिल चलना शुरू होगा और इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाएगी। तो यहां पर ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करे और जो कहीं ना कहीं आप ये जो जॉब क्रिएशन है उस पर ध्यान दो। दूसरा ये बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंड करने के लिए एक आता है रिपीटेडली कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बना दो, पोर्ट्स बना दो, एयरपोर्ट बना दो, ये सारी चीज़ें तो एक बार बन के अगर रह गई तो बाद में कहाँ जॉब क्रिएट करेगी। देखो ये केवल पर्टिकुलर एक ही थोड़ा सा नैरो पर्सपेक्टिव यहाँ पे शो कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ब्रॉडर बताऊँ आपको यहाँ पर थोड़ा सा आर्टिकल से हटके कि देखो जॉब्स कैसे क्रिएट होती है। अगर एक तरफ रोड बन गई, अब इधर से ट्रांसपोर्ट आना जाना शुरू हो गया, तो रोड बनते टाइम पे जो जॉब क्रिएट होती है वो तो यहाँ पे राइटर ने बता दी, बट थोड़ी सी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट इस पूरे आर्टिकल से हटके कि यहाँ पे अगर नई रोड बनी, इधर से आना जाना होगा साधनों का, तो देखो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी बनेगा, यहाँ पर छोटी मोटी थड़ियाँ भी खुलेंगी, दुकानें भी खुलेंगी, मिडवेज भी खुलेंगे, तो इस तरीके से जॉब तो क्रिएट होती है ही ना। खैर वो बात अलग है कि अपने को इन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलोंग अपने को और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ, जैसे कि आज आर्टिकल मैंने बताया था ना, एडिटोरियल डिस्कशन आपने देख लिया होगा, तो उसमें मैंने बोला था कि वहाँ पर हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर सेंटर्स पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आउटकम जो आएगा इनसे बहुत बढ़िया तरीके से एनहेंस किया जा सकता है। और पेंडेमिक का सामना करता हुआ देश है, तो यहाँ पर तो हमें हेल्थ और एजुकेशन पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि इंडिया को और कितनी जॉब्स की ज़रूरत है, तो राइटर एक ही चीज़ बोलते हैं कि जहाँ पर लेबर पार्टिसिपेशन 40% है, अपन ने देखा ऑलरेडी, और 35 मिलियन लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, और हर महीने 9 से मतलब हर महीने लगभग 2 मिलियन नए यूथ या नई लेबर फोर्स ऐड ऑन हो रही है। तो 12 महीने में आप देखोगे लगभग 10 मिलियन नई जॉब क्रिएट करने की डिमांड होती है। मतलब हर साल यहाँ पे क्लियर है 90 लाख लोग, 96 लाख लोग, या फिर क्लियर बोलूँ 1 करोड़ नए एम्प्लॉयज़ या फिर नई लेबर फोर्स एंटर होती है इंडिया में, जबकि हमारे यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है 40%। तो अल्टीमेटली राइटर एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमें यहाँ पर एनुअली कम से कम 6 से 8 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, तब जाकर के हम वर्ल्ड लेवल पे जो 65% लेबर पार्टिसिपेशन चल रहा है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 5 साल या 10 साल के लिए हमें एक पर्सपेक्टिव प्लान पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये तो आर्टिकल कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन ऑडियंस ने पूछे वो अपन जान लेते हैं, इसमें आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहला तो ये कि गवर्नमेंट किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, इस फॉल को, जो अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है या लेबर पार्टिसिपेशन रेट घटी है, तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो क्या देखो, तो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया है उसमें देखो, एक तो इंपोर्ट को आप स्टॉप कर रहे हो, तो आप किस तरीके से कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचा सकते हो, जहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइजेज जो हैं वो इंपोर्ट के बेसिस पे ही अपने खुद के फाइनल प्रोड्यूस बना के बेचते हैं। दूसरा, अगर गवर्नमेंट स्पेंड करती है मनी को, तो गवर्नमेंट ने अभी तक पिछले साल के कंपैरिजन में केवल 11% ही ज़्यादा खर्चा किया है। और ये अपन ने आर्टिकल में देख भी लिया है प्रीवियसली कि गवर्नमेंट के पास में एक तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी कंस्ट्रेंट की बात की थी अपन ने, उसमें डिटेल में देख लिया था कि क्यों गवर्नमेंट जल्दबाजी नहीं कर रही है। दूसरा, जीएसटी वाला सेगमेंट देखा कि किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी ज़्यादा था, तो उसको कैसे भी कंपनसेट करने के लिए जो जीएसटी के अंडर में कॉम्पनसेशन सेस जो लगाया, उसका ज़्यादातर हिस्सा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास में स्पेस कम है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से है, बट राइटर ये बोल रहे हैं कि कैसे भी करके गवर्नमेंट को इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाने की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में केवल 11% ही अभी तक बढ़ा पाई है। तो कहने का मतलब यहां पर ये आ जाता है कि हमें हमारी इकोनॉमी को ओपन करने की जरूरत है, और दूसरा, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, जैसे कि
यूएसए के अंदर किया जा रहा है, जापान में किया जा रहा है, यूके में किया जा रहा है कि कैसे भी करके फिस्कल स्टिमुलस दिया जाए और इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एड्रेस हुआ, इसका क्रक्स अपन ने लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ अपन ने समझी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट की अगर अपन बात करें तो क्या उसमें रिटायर्ड लोग या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है? तो यहाँ पर राइटर ये बोलते हैं कि देखो हमारे यहाँ पर 15 साल से ज़्यादा जितनी भी लेबर फोर्स है और जो ये चाहे कि भाई हम जॉब करना चाहते हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो सब कंसिडर होते हैं लेबर फोर्स के अंदर और दूसरी तरफ लेबर पार्टिसिपेशन के अंदर। और दूसरी तरफ अगर आप देखो जो लोग 60 साल के बाद में फॉर एग्जाम्पल रिटायर हो गए और वो चाहते हैं कि नहीं हम तो रिटायर्ड लाइफ ही जिएंगे, तो उन लोगों को कंसिडर नहीं किया जाता लेबर पार्टिसिपेशन रेट के अंडर में। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देख चुके हैं कि क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, क्या ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का क्या इंपैक्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें अपन ने जानने की कोशिश की। तो चलिए ये आर्टिकल यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वोडाफोन के ऊपर जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का जो केस चल रहा था, इंडियन गवर्नमेंट और एक तरफ वोडाफोन, तो उससे रिलेटेड एक जो आर्बिट्रेशन कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था हैग में, नेदरलैंड्स में, तो उसकी रूलिंग क्या है वो और इस केस को पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। इससे आपका एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक जो अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तो जो बाहर से जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो इन्वेस्टमेंट करने से क्यों डरती है, वो अपन जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल में। अभी हैग में जो कि नेदरलैंड्स में है, वहाँ पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक यूनानिमस डिसीजन दिया है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22,100 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन पे जो वोडाफोन ने किया, उस पे जो टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब कि आज मान लो 26 सितंबर है और आज कानून बनाया जाए और ये कहा जाए कि 26 सितंबर 2019 से ये कानून लागू होगा और इसके बेसिस पे टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा, तो वो हो जाता है रेट्रोस्पेक्टिव। तो ऐसा जो किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो कहीं ना कहीं जो एक गारंटी दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस इन्वेस्टर को, वो कहीं ना कहीं ब्रीच होती हुई दिखाई दी है। तो इस तरीके से जो हैग का जो ये आर्बिट्रेशन कोर्ट था, उसने रूलिंग दी है कि अब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकेगी वोडाफोन ग्रुप से, जो कि 22,100 करोड़ का रहा है। अब जान लेते हैं कि ये पूरा केस क्या है। ये तो अभी का कंटेक्स्ट आ गया, अब केस को समझते हैं। देखो 2007 में वोडाफोन ने हचिसन वेम्पोआ, हच जो एक कंपनी चलती थी, आपको पता होगा 2006-7 के टाइम पे हच करके एक कंपनी आती थी जिसका वो डॉग आता था ऐड में, ठीक है, हच का कुत्ता, राइट, उस ब्रीड को ही हच का कुत्ता बोलना शुरू कर दिया था। तो हचिसन जो कंपनी थी उसकी 67% स्टेक जो कि $11 बिलियन के थे, वो वोडाफोन ने खरीद लिए थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो इंडिया में जो भी हचिसन के जो इन्वेस्टमेंट था ना, वो सारा का सारा वोडाफोन ने परचेज कर लिया। तो उसी साल सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई आप टैक्स सेटलमेंट करो, पहले आप हज से अगर कुछ खरीद रहे हो और इंडिया में अगर वो एंटिटी है तो आपको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा 7,990 करोड़ रुपए कैपिटल गेंस का मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट हचिसन ने, हज कंपनी ने कर रखा था, वो वोडाफोन अगर टेक ओवर कर रहा है, दैट मीन्स वोडाफोन उसकी कैपिटल अपने हाथ में ले रहा है, तो उस कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा वोडाफोन को। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में वोडाफोन ने चैलेंज किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात को मान लिया कि बोला नहीं, वोडाफोन को टैक्स देना ही पड़ेगा। फिर इस वर्डिक्ट को, इस रूलिंग को वोडाफोन ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, बोले कि वोडाफोन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो टैक्स दे। तो कहने का मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अपहेल्ड करते हुए और ये कहा कि ये जो भी कैपिटल गेन किया गया है वोडाफोन के द्वारा, इस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी, तो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जिनकी डेथ हुई अभी रिसेंटली, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग को अमेंड करने के लिए एक फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और पावर्स दे दी कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके वोडाफोन पे फिर से जिम्मेदारी आ गई कि ये जो टैक्स जो बताया गया 7,990, उसको वो
रीपे करे, मतलब पे करे गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी। और इसको कहीं ना कहीं वर्ल्ड ओवर क्रिटिसाइज भी किया गया और इसको इनफेमस नाम दे दिया गया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी कि क्या इसकी टाइमलाइन रही है। अब अपन देखते हैं कि क्या है ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस। जैसे कि नेम से ही अपने को पता पड़ रहा है और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि अपन आज की डेट में ये डिक्लेयर करें कि 2018 या 2017 से ये जो कानून है ये लागू होगा और कंपनियों को डिफरेंट टैक्सेस पे करने होंगे। तो इससे क्या हो जाता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना शुरू कर देती हैं कंपनियां। अब इस तरीके से अगर कानून लेकर के आए जाएंगे तो आप एक चीज़ खुद भी नोटिस कर सकते हो कि मन में आए तब आप टैक्सेशन राइज करते हो तो उन कानूनों में जरूर कुछ ना कुछ लूप होल्स भी होते हैं, कुछ कमियां भी रहती हैं और उन लूप होल्स का ही कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट जो ग्रुप हैं वो यूज़ करते हैं और फिर अपनी जो टैक्सेशन की जो लायबिलिटी होती है उससे बच भी निकल पाते हैं। हाँ, वो बात ठीक है कि ऐसे टैक्स से जो कानून है ना, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वाला इशू है, इस तरीके के कानून तभी लाए जाते हैं जब गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट देखती है, बट इनमें लूप होल्स भी होते हैं तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ता है ओवरऑल इकोनॉमी को। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ इंडिया में ही हुई है। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, नेदरलैंड्स, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहां पर रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्सेशन बहुत बार लगाया गया है कंपनीज़ के अगेंस्ट में, ठीक है। बट होता क्या है, कंपनीज़ कहीं ना कहीं इनमें लूप होल्स निकाल लेती हैं। अब क्या है, हुआ क्या है, अभी इंडिया ने जो कानून पास किया था टैक्सेशन लॉ का, उसके बाद में क्या हुआ वो अपन जान लेते हैं। इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हुए, देखो। जैसे ही पार्लियामेंट में फाइनेंस एक्ट 2012 पारित हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं वोडाफोन को टैक्स देने की जरूरत पड़ी। तो वोडाफोन कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के वर्ल्ड ओवर इस बात का एक बात खड़ी हुई, इनफेमस चीज बन गई थी, मतलब इसकी कुख्यात चीज बन गई थी और इसको परवर्स बताया गया था नेचर में कि किसी भी तरीके से ये सही नहीं है, ये आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बना रहे हो फर्दर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अब इस चीज के चलते वोडाफोन तो चला गया कहां पे, हैग में। अब उसके लिए क्या बेसिस लिया वो अपन आगे आने वाली इन पैराग्राफ्स में देखेंगे, बट उसके पहले यूपीए गवर्नमेंट ने 2012 में वो लॉ लेकर के आए थे, अपना फाइनेंस बिल लेकर के, एक्ट लेकर के आए थे, जिसमें कि वोडाफोन पे ही वापस आ गई थी जिम्मेदारी टैक्स देने की। बट एनडीए गवर्नमेंट जैसे ही आई तो एनडीए गवर्नमेंट ने बोला कि हम इससे रिलेटेड कोई भी नई शुरुआत नहीं करेंगे, ना कोई टैक्स की लाइबिलिटीज़ के लिए प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के थ्रू, टैक्सेशन रूट के थ्रू आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए। तो 2014 में फाइनेंस मिनिस्टर ने नेगोशिएशंस शुरू किए वोडाफोन ग्रुप के साथ में। क्या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया के और नेदरलैंड्स के बीच में 1995 में। अब वोडाफोन तो देखो ब्रिटिश कंपनी है, तो यहाँ पर नेदरलैंड्स की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कैसे आई और उसका क्लॉज 9 को कैसे ड्रॉ किया, जिसके बेसिस पे फाइनेंस मिनिस्टर 2014 में जब बनते हैं तो उन्होंने बात की वोडाफोन के थ्रू। तो वो ट्रीटी अब जान लेते हैं कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या थी। देखो, नेदरलैंड्स के साथ में 1995 में ये ट्रीटी साइन हुई थी और इसमें टारगेट क्या था कि हमें एनकरेज करना है और प्रोमोट करना है कि इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी कंडीशन बनाए जो कि फेवरेबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे ला सकें। अब होता क्या है, वोडाफोन ने जो हज की जो ब्रांच खरीदी तो उसका मेन जो पार्ट था उसकी होल्डिंग नेदरलैंड्स में भी थी। अब नेदरलैंड्स में जब वोडाफोन ने परचेज की तो आप देख सकते हो वहां पर एक एंटिटी हुई कि नहीं वोडाफोन की, तो उस बेसिस पे ये लूप होल उनको मिल गया। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया और नेदरलैंड्स, जो कि हॉलैंड था पहले, उनके बीच में हुई। उसके बेसिस पे क्या था कि भाई हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएंगे जहां से एक दूसरे के जो कंपनीज है इन्वेस्ट करेंगी और बढ़िया पैसा कमाएंगे और हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, ऐसे करके। अब वोडाफोन ने हज की ये ब्रांच खरीदी जिसके बेसिस पे पूरा केस चल रहा है। अब हचेशन की ये ब्रांच खरीदी तो हचेशन की एक होल्डिंग नेदरलैंड्स में भी थी, तो इस तरीके से नेदरलैंड की होल्डिंग भी खरीद ली। अब आप मुझे बताओ नेदरलैंड में वोडाफोन की फुट आए कि नहीं, वहां पे नेदरलैंड में भी वोडाफोन एग्जिस्टेंस में आ गई कि नहीं, आ गई। तो अब नेदरलैंड्स की इस एग्रीमेंट, ये बायलैटरल ट्रीटी थी, इसको अब ड्रॉ करता है वोडाफोन और इसके बेसिस पे, और ये कहता है कि भाई अब ये जो अपने एग्रीमेंट किया ना तो वो आपको अपहेल्ड करने की ज़रूरत है और इसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे लूप होल मिल जाता है। अब होता क्या है
कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या बात कही। तो इस तरीके से वोडाफोन ने बोल दिया, बोले कि नेदरलैंड में हमारी एंटिटी है, हमारी रूट है वहाँ पे, तो वहीं पे एक आर्बिट्रेशन कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया गया। तो एक तो आर्बिट्रेशन कोर्ट, ठीक है। दूसरी, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी ये एक्सपायर हो गई थी 2016 में, बट वोडाफोन ने ये केस कब राइज कर दिया, 2016 से पहले 2014 में ही कर दिया था राइज अपने आप, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना जल्दी से लूप होल ढूंढा गया है इसमें, ठीक है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हैग में स्टैब्लिश किया गया, तो उन्होंने वर्डिक्ट देते टाइम पे क्या कहा वो देखते हैं कि एक तो वोडाफोन जो है उसने कहीं ना कहीं अपना खुद के जो प्रोसेस थे उनको प्रॉपर वे में कंडक्ट किया, जबकि जो दूसरी पार्टी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया ने ब्रीच की है, वायलेट किया है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो कि नेदरलैंड्स के साथ में इंडिया ने की थी। एक तो ये बात बोली। दूसरी, यूएन सेट्रॉल, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इन दोनों को अगर आप देखो, एक तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और एक दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इनको अगर आप देखो तो वहां पर इंडिया कहीं ना कहीं ब्रीच करता हुआ दिखाई देता है अपने खुद के लॉज को, जिनके लिए इंडिया खुद कमिटेड है। तो इन दोनों का हवाला देते हुए और फिर बाद में इस नेदरलैंड हैग बेस्ड जो आर्बिट्रेशन परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट था उसने ये फाइनल रूलिंग दी है कि वोडाफोन के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि वो टैक्स दे, और गवर्नमेंट को अब ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाने की ज़रूरत है वोडाफोन पे। तो आई होप आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।